तो इसका श्रेय किसे देंगे? क्योंकि नेगेटिव में पॉजिटिव कर पाना ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे पिताजी और बड़े भाई साहब दोनों ही पॉजिटिव व्यक्ति थे, सोच वाले। उनका मन हमेशा सदा बढ़ा रहा है और वो संगठन के आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे। इस कारण से प्रामाणिकता उनके जीवन में रही और प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कैसे किया जाए ये चिंतन संघ से सीखने को मिला। हम परिवारों में ना इंटरनल लड़ाइयाँ खूब देखते हैं, है ना? और आपकी वो स्ट्रेंथ है कि जहाँ पर सबको साथ में जहाँ रखा गया। से लड़ाई शुरू होती है वो किचन से शुरू होती है परिवारों में। राइट। जब किचन से शुरू हो तो किचन से किचकिच नहीं हो, इसके लिए प्लान हमने पहले से ही शुरू कर दिया था। किचन को अलग बना करके रहना और जहाँ से शुरुआत होती है उसको 0-0 कर दिया था, इसलिए वो किचकिच आई नहीं, इसलिए तनाव बना नहीं। कहते हैं व्यवहार, जब पुराने लोगों की बात होती है वो व्यवहार मेंटेन करते थे। कस्टमर ने एक छोटी सी बात भी कह दी तो वो उनके लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी। आज ऑन द कॉन्ट्री कस्टमर कुछ कह दे तो हम उससे कहते हैं ये तो बहुत नखरे करता है। ये किस हद तक बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर सकती है ये बात? देखिए, स्टार्टअप का जो सवाल आता है, वहाँ स्टार्टअप शुरू करने के लिए आदमी का एक तो कर्म शक्ति उसके अंदर चाहिए और एक उसको लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो युवा है वो थोड़े से में भटक जाते हैं और पेशेंस नहीं होने के कारण से उसको छोड़ देते हैं। अजी मैं क्यों घड़ी खम्मा सा राम राम सा। मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी के सेकंड सीजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछला सीजन हमारी कोचिंग्स के ऊपर बेस्ड था, या फिर ये कहूँ कि वो स्टूडेंट्स जो कोचिंग के लिए कोटा में आते हैं उनकी मेंटल हेल्थ को समझना हमारे जहन में एक बहुत बड़ा मुद्दा था। और उसी सीजन को करते टाइम हमें ये भी पता लगा कि कैसे कोटा के नॉन कोचिंग वाले ब्रांड्स भी बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए। सिर्फ कोचिंग नहीं है जो कोटा को चलाती है, सो मेनी अदर ब्रांड्स, और उन्हीं ब्रांड्स को टारगेट करते हुए हमारा सेकंड सीजन आया है। और इसी सेकंड सीजन में आज जो हमारे गेस्ट हैं ही समबडी जो मेरे ख्याल से मार्केट में अगर उनके बारे में पूछा जाएगा ना कि साहब ये जो गोयल प्रोटीन वाले हैं वो कैसे हैं, सब कहेंगे इनका वैल्यू सिस्टम सबसे गजब है। और ये भी सुनाई आएगा कि इनकी फैमिली को मिलिए, लगेगा सब कुछ कितना परफेक्ट है। तो ताराचंद गोयल सर बिल्कुल मेरे सामने विराजे हैं। और गोयल प्रोटीन्स वो एक नाम है जो मैं ये कहूँगी कि ना सिर्फ मेरे कोटा में लेकिन कोटा के आसपास जितने भी जो एरियाज़ है, खासकर कसार जहाँ से शुरुआत हुई, इतनी सुंदर शुरुआत के साथ साथ इतनी मजबूत पकड़ हर किसी की नहीं हो सकती। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। और ये मेरा सर के साथ पहला कॉन्वर्सेशन नहीं है, कुछ 10 बरस पहले शायद हुआ होगा वो संवाद, और उसके बारे में बात तो सर करूँगी ही। सर कैसे हैं? एकदम फाइन है। अच्छा, सर से बात करते टाइम मैं ज़रूर थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि इतने साल भी हो गए और खासकर इतनी सीनियर पर्सनैलिटी सामने बैठी हो तो मन में बहुत सारे विचार आते हैं। पर सर मैं विचारों को फ़िलहाल विराम देते हुए, क्योंकि गोयल प्रोटीन्स की बात आती है, फैमिली वैल्यूज़ की बात आती है, इतनी अच्छी इमेज तभी हो सकती है जब या तो आपने बहुत ब्रांडिंग पर काम किया हो लेकिन पब्लिसिटी में आप विश्वास करते नहीं हैं, यानी कार्य ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। 1970 की शुरुआत है। शुरुआत के बारे में कुछ बताएं सर। हमारे पिताजी ने ग्रेन में मर्चेंट का काम करते थे, मार्केट से माल लेकर मंडी में बेचते थे। उसके बाद उन्होंने एक 1975 के अंदर एक छोटी सी ऑयल मिल की शुरुआत की। तो तेल का उद्योग का जो काम उन्होंने शुरू किया, धीरे धीरे वो चलता रहा। उसको अपग्रेड वहाँ करते रहे खानपुर के अंदर। और 92 में एक हमने सरसों का तेल निकालने का 100 बोरी पर डे का एक प्लांट डाला। वो चलता रहा, लेकिन जैसे सालवन प्लांट आने के बाद लगा कि ऑयल मिल का महत्व थोड़ा घट जाएगा। राइट। तो उसके बाद हमने ऑयल सॉल्वेंट प्लांट का एक प्लान किया। 1999 में सॉल्वेंट प्लांट के लिए शुरू किया काम। तो उस समय सेनेरो मार्केट में नेगेटिव था। अच्छा। तो नेगेटिव सेनेरो में हमने उसको निर्णय किया तो लोगों ने खूब कहा कि आप इस समय नेगेटिव सेनेरो और आप प्लांट डाल रहे हो, परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मेरी ये था कि
कि जो भी काम करना है वो पूर्ण प्रामाणिकता से ईमानदारी से करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित रूप मिलती है, ईश्वर का सहयोग मिलता है। तो ये इच्छा शक्ति मन के अंदर थी तो हमने उसको निर्णय करके परिवार के सब लोगों ने, और 2001 में फिर ऋण स्वीकृत हुआ आरएफसी से, उसके बाद प्लान डाला हमने। हम्म, 2000 के बाद जब काम शुरू किया तो धीरे धीरे राइज होता चला गया और पब्लिक में हमारे प्रति विश्वास था, तो हमारे जो काम है वो समाज के और सबके लिए व्यवसाय की दृष्टि से भी प्रामाणिकता रहती है और विश्वास रहता है, और क्वालिटी की दृष्टि से भी हमने बहुत बड़ा गहनतम चिंतन करके रखा। टेस्टिंग 2 घंटे तक हर ऑयल की करते रहे, तो उस कारण से बेच खराब नहीं हुई तो मार्केट में धीरे धीरे हिम्मत जमती चली गई। हम्म, इसके बाद 2003 में मैंने सरसों तेल की नई तकनीक विकसित करने के लिए प्रयत्न किया। 2003 में जब शुरू किया तो 2-3 साल में उस तकनीक को, सरसों का तेल निकालने की जो घानी से निकलता है उसको मशीन से निकाला। तो एंजाइम कैसे बनते हैं वो एनवायरनमेंट उसको मशीन को प्रोवाइड चाहिए किया। था। फिर उसका प्लांट का 2006 में काम शुरू किया और 2007 में सरसों का तेल का गोलवेज एलिसिस के नाम से शुरू किया। राइट। और वो सक्सेसफुल जब रनअप आ गया तब सब लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। वो तकनीकी जब देश में वो सब लोग काम में भी ले रहे। सर। और 2011 के अंदर फिर हमें लगा कि इस जो प्रोसेस है इसमें कुछ परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करा तो जब तक हम परिवर्तन नहीं करते हैं, नई चीज़ें नहीं लाएंगे, तो समाज में उसका पुरानी चीज़ों का महत्व खत्म हो जाएगा। तो हमने सोया एडिबल ऑयल और सोया एडिबल और हाई प्रो का प्रोसेस प्लांट और फिर डाला 2011 के अंदर कोटा में ही, उसी जगह पर। उससे फिर मार्केट की डिमांड जो पहले विदेश जाता था वो इंडिया में कंजम्पशन शुरू हो गया, और उसके बाद फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ने लग गई। फिर मस्टर्ड की ऑयल की डिमांड शुरू हुई तो फिर नई तकनीकी जितना हमने, क्योंकि उस प्रोसेसिंग का तो मामला ऐसा है कि उसको अपडेट करते हैं, लगातार अपडेट करना पड़ता है। तो फिर 2018 में नई टेक्नोलॉजी से फिर उसको सरसों का एक प्रोजेक्ट फिर डाला। तो 2018 प्रोजेक्ट के बाद फिर वो भी चलता रहा। इसके बाद, इसके पहले मेरी इच्छा थी एक प्रोजेक्ट अपन राजस्थान से बाहर भी डालें। यूपी में काफ़ी समय तक हमने ट्राई किया लेकिन वो बैठा नहीं। लेकिन फिर उसके बाद देखा नागपुर एरिया में सोयाबीन अच्छी होती है, तो फिर हमने वहाँ जगह लेकर के 2019 में जगह लेकर के फिर वहाँ काम शुरू किया। फिर वो 19 जून 2022 में फिर उद्घाटन हुआ, और उसके बाद सब वहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी छठे प्लांट का एक काम शुरू करना शुरू किया। इस प्रकार से हमारी यात्रा चल रही है। बहुत सुंदर यात्रा है सर। मैं एक बात और समझने की कोशिश करूंगी, क्योंकि हम खानपुर, हमारा वो जो प्राइम लैंड है वो हुई। जनरली ना जब कोई गांव से उठता है तो मन में खुद की भी बहुत आशंकाएं होती है शुरुआत में, और आपने एक टर्म यूज़ की कि उस वक्त सिनेरियो बहुत नेगेटिव था, बावजूद इसके आपने रिस्क लिया। ये ना मतलब हर कोई बिजनेस एक्यूमेन को वैसे समझ नहीं सकता। मतलब ये मतलब दिमाग में ही होता है। हर बार हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि अरे नहीं ऐसा कर लेना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली उस वक्त का जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो ये जो पूरी फैमिली में ही रन करता आ रहा है, पिताजी की बात करूँ मतलब, और लेट श्री राम अवतार गोयल जी है ना, फिर भाई साहब जो है यानी कि प्रकाशन गोयल सर, वो भी अभी नहीं है, और ताराचंद सर, है ना। आपकी फैमिली अम्ब्रेला को देखती हूँ तो ये डिसीजंस आप लोगों में ऑलरेडी रहते हैं, है ना। तो इसका श्रेय किसे देंगे, क्योंकि नेगेटिव में पॉजिटिव कर पाना ये शायद सबसे बड़ा चैलेंज है। हमारे पिताजी और बड़े भाई साहब दोनों ही पॉजिटिव व्यक्ति थे, सोच वाले। उनका मन हमेशा सदा बढ़ा रहा है और वो संगठन के आरएसएस से जुड़े हुए कार्यकर्ता रहे। इस कारण से प्रामाणिकता उनके जीवन में रही, और प्रतिकूल परिस्थितियों में काम कैसे किया जाए ये चिंतन संघ से सीखने को मिला। उसके कारण से हर काम को करने के लिए बहुत जिम्मेदारी के साथ, प्रामाणिकता के साथ करना और विश्वास समाज का लेना, ये दोनों तीनों बातें जीवन में उन्होंने अपने जीवन में उतार करके, इससे समाज का विश्वास बढ़ता चला गया और लोगों का सहयोग मिलता चला गया। इस कारण से हम हर काम को मतलब सही ढंग से कर पाए। राइट
सर शुरुआत है ना क्योंकि हमारे पास जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट को बनाना नहीं होता, यानी मैन्युफैक्चरिंग के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स है, तीनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो आपने एक टर्म यूज़ की कि 2 घंटे तो ऑयल की सिर्फ टेस्टिंग होती है। ये जो विजन है, ये मतलब मैं देख पा रही हूँ कि वो है तो सही, लेकिन उसके थ्रू मैं अगर कोटक के स्टार्टअप्स को सिखाने की कोशिश करूँ या फिर हम ये जानने की कोशिश करें कि मतलब किसी भी बिजनेस के लिए शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेशेंस है, क्योंकि हर वक्त आपको लगेगा कि ये कार्य ढंग से वैसा नहीं हुआ है जैसा हमने एक्सपेक्टेशन रखी थी, और हर एस्पेक्ट पर ध्यान रखना, उतनी शार्पनेस होना इतना आसान काम भी नहीं है। तो क्या ये मैं वर्कफोर्स को ट्रेन करने की बात भी कहूँ, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति तो नहीं चला सकता, और इतना जिस लेवल पर आपका एक्सपेंशन हुआ है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। और मेरे ख्याल से एक्सपेंशन से भी ज़्यादा जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है क्वालिटी कॉन्शियसनेस जो आपकी है, वो इस लेवल पर है कि हमेशा सर्टिफिकेशन होना, उसकी सर्टिफिकेशन में भी, क्योंकि फूड प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर बार उसी क्वालिटी का होना ज़रूरी है। जो व्यक्ति उसे कंज्यूम करेगा उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या ये शुरुआत से ही था कि नहीं इतना सर्टिफिकेशंस पर ध्यान देना है? क्या है कि जिंदगी में जब शुरुआत करते हैं तो हॉनेस्टी और प्रामाणिकता दोनों जरूरी होती है। मैंने किराने की दुकान जब शुरू की थी, 5-5 हज़ार उधार लेके शुरू की थी, तो 1970 में। तो मैंने काम को पैसे कमाने का जरिया कभी नहीं समझा। मैंने काम को काम का ही जरिया समझा। काम मनुष्य को करना जरूरी है, वो उसको पूरी प्रामाणिकता से उसको करना चाहिए। उसके कारण से सारे, चाहे सेवा के काम हो, चाहे व्यक्तिगत काम हो या परिवार के काम, सारे काम हम अगर हम प्रामाणिकता से करते हैं तो हमारा अनुभव और हमारी बारीकी देखने को मिलती, उसको कार्य की बारीकी को देखने में समझ में आती है। उससे किस प्रकार से समाज में जीना पड़ता है, उस प्रकार से आप जब सीखते जाते हैं, धीरे धीरे वो प्रेरणा का कारण बन जाती है। ये आपका बल होता है। तो उसके कारण से आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा, उड़ना नहीं पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और जब विपरीत परिस्थिति आती है तो उस समय आदमी को धैर्य, गहराई से धैर्य से चलना सीखना चाहिए। ये हमारे पिताजी में भी था, हमारे भाई साहब में भी था और हमारे अंदर भी था। और परिवार संगठन में चलाना आवश्यक होता है, क्योंकि जितने हैंड होंगे ज़्यादा, उतनी आपकी कार्य की सफलता का कारण बनेंगे। तो हमारा फैमिली जो स्ट्रक्चर है, वो सातों भाइयों का एक साथ काम करना और एक दूसरे में विश्वास होना, ये बहुत बड़ी ताकत है। हमने जिंदगी में परिवार के अंदर पैसे के महत्व को बड़ा नहीं होने दिया। उसका मूल कारण है कि जब पैसा बड़ा नहीं हुआ, जब व्यक्ति का आपस का सामंजस्य बड़ा हुआ, तो उसका प्रतिफल पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, सबके मिलता है। ये उसका कारण। सर आपने एक बात कही कि मतलब है ना भाइयों का साथ में रहना, हो सकता है ये बात में थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हम परिवारों में ना इंटरनल लड़ाइयाँ खूब देखते हैं, है ना? और आपकी वो स्ट्रेंथ है कि जहाँ पर सबको साथ में रखा जहाँ गया से है। लड़ाई शुरू होती है, वो किचन से शुरू होती है परिवारों में। राइट। जब किचन से शुरू हो तो किचन से किचकिच नहीं हो, इसके लिए प्लान हमने पहले से ही शुरू कर दिया था। किचन को अलग बना करके रहना, और जहाँ से शुरुआत होती है उसको 0-0 कर दिया था, इसलिए वो किचकिच आई नहीं, इसलिए तनाव बना नहीं। हम्म। अपना जो विचार है वो हर एंगल से भारत के प्रति भी बहुत बोल्ड है ना? बोल्ड लेटर्स में हम ये कहते हैं कि नहीं संगठन, और आप स्वयं भी वो व्यक्ति है जो ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी स्ट्रांग है, और भारतीयता आपके खुद की बहुत बड़ी पहचान है। कोटा में होते हुए, राजस्थान में होते हुए, हम ये बात जानते हैं कि राजस्थानी एक बात जो बात कह दें, वो बात रखने के लिए भी बहुत काम करते हैं। बिजनेस में ऐसे कई मौके आते हैं कि जहाँ आप बात रखने के लिए ही, अपना विश्वास रखने के लिए ही कार्य करते हैं। आज के स्टार्टअप्स के लिए पूछूंगी
कितना ज़रूरी है ये? आजकल एक टर्म यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं नेटवर्किंग, जबकि हम कहते हैं व्यवहार। जब पुराने लोगों की बात होती है वो व्यवहार मेंटेन करते थे। कस्टमर ने एक छोटी सी बात भी कह दी तो वो उनके लिए पत्थर की लकीर हुआ करती थी। आज ऑन द कॉन्ट्री कस्टमर कुछ कह दे तो हम उससे कहते हैं ये तो बहुत नखरे करता है। ये किस हद तक बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर सकती है ये बात? देखिए, स्टार्टअप का जो सवाल आता है, वहाँ स्टार्टअप शुरू करने के लिए आदमी का एक तो कर्म शक्ति उसके अंदर चाहिए और एक उसको लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो युवा है वो थोड़े से समय में भटक जाते हैं और पेशेंस नहीं होने के कारण से उसको छोड़ देते हैं। कोई भी काम अपने आप आता नहीं है, उसको किया जाता है। जब करने की क्षमता आती है और अंतिम चोट पॉइंट आती है तो छोड़ के चले जाता है, तो असफल हो जाता है। तो स्टार्टअप वाले करने वाले व्यक्तियों को गहनता से लक्ष्य निर्धारित करके काम करने की शुरुआत करनी चाहिए। जो काम शुरुआत में छोटा शुरू करेगा, बड़ा अपना बनता जाएगा अगर वो मेहनत करेगा तो। क्योंकि आपके पास बुद्धि भी है और उसका तो मेहनत नहीं है तो वो व्यक्ति बेकार हो जाएगा। और जिसके पास मेहनत है वो कभी भूखे नहीं मरेगा। तो मेहनत करना आदमी आजकल कम चाहता है, बैठ कर के बातें करना ज़्यादा चाहता है, टेबल वर्क ज़्यादा करना चाहता है। इसके कारण से थोड़ा सा समाज जीवन में एक व्यवधान सा पैदा होता है। लेकिन अगर उसके साथ उसके पास दिमाग है और उस मेहनत है तो कोई आदमी असफल जीवन में हो नहीं सकता। ये ऐसा मेरा मानना है। हाँ सर। मैं जब लेक्चर देता हूँ अपने लघु उद्योग भारती के अंदर, मेरे पास दायित्व है, तो वहाँ जो उद्यमी परिवार है उनको मैं कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को अपने देने वाला बनाइए, मांगने वाला बनाइए। हमारे बच्चे पढ़ लिख करके सर्विस के लिए चले जाते हैं, जबकि उनके पिताजी ने उस उद्योग को और उस मुकाम तक पहुंचने में कितनी मेहनत की है, उसके साथ कितने रोज़गार लगने वाले लोग रहते हैं। तो कम से कम वो जो रोज़गार लगने वाले जो लोग हैं उनके परिवार में एक एक 5-5 व्यक्ति, यदि वो आपने सर्विस करने चले गए और वो जो इतने लोग काम करने वाले, उनके परिवारों को क्या होगा। तो मैंने उनसे कहता हूँ बाल्यकाल में उनको बिजनेस दिखाने देना चाहिए, तब कि आदमी का विजन बड़ा बने। विजन तैयार करने के लिए उसको उस प्लेटफॉर्म तक ले जाना पड़ता है जिस प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति का विजन तैयार होता है। ऐसा लोग करते नहीं है, सिर्फ लालन पालन के अंदर और बड़ा बच्चों को तकलीफ ना हो जाए उसकी लाल शुरू में करते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि बच्चे को तकलीफ ना हो जाए। एक और जो पार्ट आता रहा है आजकल वो है ग्रीड, यानी कि लोभ। मतलब ये आपने हालांकि अपने संवादों में से पहले भी कह दिया है, लेकिन लोभ कितना बिजनेस के लिए बुरा हो सकता है, वो क्या कहेंगे? लोभ तो जीवन के हर पल हर क्षण में गलत होता है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे व्यक्ति का हो, या मिलने का हो, खाने का हो, किसी भी प्रकार का लोभ, पहनने का हो, हर प्रकार का लोभ खतरनाक होता है। लाभ बहुत अच्छी चीज़ होती है, जो बिजनेस में लाभ की बात करता है और तो ठीक है, इसलिए हमारी संस्कृति में कहा गया है शुभ लाभ, नोट लाभ शुभ। तो शुभ लाभ इसलिए कहा गया है कि आप मेहनत से जो आपका बनता है पूरा लें, पर अच्छा लें, गलत तरीके से न कमाएं, गलत रास्तों पे न जाएं। तो हमारे जीवन में हमने कभी 1 रुपया बेईमानी से नहीं कमाया, होनेस्टी से ही कमाया, झूठ बोलकर नहीं कमाया। उसके कारण से हमारी वैल्यूज़ बनती हैं, सिद्धांतों के साथ चलते हैं तो काम चलता है। हमारे साथ जो जुड़ने के बाद हर व्यक्ति की चिंता इस प्रकार की जाती है कि ये व्यक्ति डूब न जाए। किसी ने आपसे सलाह मांगी है तो कभी कभी आप सलाह देते हो तो आपका नुकसान ना हो जाए, ये मेरा बिजनेस करने आ रहा है, तो उस समय वो भी गलत है। किसकी किस्मत को कोई छीन नहीं सकता, पर आपको सलाह उचित देनी चाहिए। तो हमारे जीवन में हम कोई भी पूछता तो उसको सही सलाह देते हैं, सही रास्ता बताते हैं। इस कारण से भी लोगों में एक अपने प्रति विश्वास पैदा होता है। इस कारण से जब जो समाज का विश्वास बढ़ता है, आपके काम जो करते हैं उसमें भी आपको उनकी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिलता है। तो इस जो एनवायरनमेंट होता है, जब मैंने इंडस्ट्री डाली 2001 के अंदर, तो
जो जिसने प्लांट सप्लाइड किया था मेरा 2001 के अंदर, तो उसको छोड़ने जा रहा था जब प्लांट का उद्घाटन हो गया था उस दिन। तो उसने मेरे से पूछा कि तारा जी आप इस प्लांट के अंदर क्या करोगे। तो मैंने उससे ये कहा कि मैं इस प्लांट के एनवायरनमेंट के लिए वर्क करूँगा। राइट। जो नेगेटिव वातावरण उस समय उस बिजनेस इंडस्ट्री के लिए बना हुआ था, तो किन कारणों से नेगेटिव वातावरण बनता है उन कारणों को मैं डेवलप नहीं होने दूंगा। और मेरी इच्छा शक्ति थी, जब मैंने यहाँ प्लांट कोटा में डाला तो मेरा ये मन था जिस दिन प्लांट डाला था उसके पहले से ही, एक तो यहाँ किसानों को पूरा मूल्य मिलना चाहिए उपज का। दूसरा उद्देश्य मेरा ये था कि आगे जा कर के हम मेहनत से इस कोटा को ऑयल सेक्टर का केंद्र बना देंगे। वो दोनों उद्देश्य मेरे पूरे हुए और दोनों उद्देश्य ईश्वर ने जैसे मैंने सोचा था उससे 100% पूरा किया। ये मेरे लिए गर्व की बात है। ये बढ़कर हुआ है। मैं इनफैक्ट यही बात पूछना चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोटा में पानी होने से बहुत फ़ायदा है इंडस्ट्रीज़ के लिए, लेकिन कोटा का व्यक्ति बड़ा अक्खड़ है। न करनो तो न करनो भाई, मारता है तो लिखो है ना, मतलब आसान कसान करा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के व्यक्ति के बारे में कही भी जाती है, पर क्योंकि अपना बिजनेस 1970 से कार्य क्षेत्र में है, तो ये समझाएं कि कोटा का जो ये व्यक्ति है उसका एटीट्यूड क्या आपको सही लगता है। और ये मैं ग्रोथ के लेवल से बात कर रही हूँ, है ना, और कितना अगर बदलाव होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आप ही बता पाएंगे। बहुत सारी, क्योंकि बिज़नेस चलाते वक्त कोई एक चीज़ तो होती नहीं है, बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, और खासकर वर्कफोर्स आपकी कैसी होनी चाहिए। हम ये भी जानते हैं कोटा में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर वर्कफोर्स के कारण भी वो जगहें डूबी भी हैं, परंतु आपने उन्हें बहुत सुंदर चलाया है। तो क्या ऐसा है? कारण क्या है कि यहाँ का जो व्यक्ति है, वो हाड़ौती का जो व्यक्ति है, उसके अंदर एक ईश्वर ने यहाँ पर पानी और खेती, जमीन, दोनों, जमीन उपजाऊ है, पानी की व्यवस्था हो जाती है, तो उसको कभी अभाव में जीना नहीं पड़ा। हाँ, सच है। और अभाव में जीना नहीं पड़ा तो उसको सहज रूप से हर चीज़ मिल जाती, इसलिए वो मेहनत करने में विश्वास नहीं रखता। जब विश्वास, मेहनत का प्रति विश्वास नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। अब देश के अंदर जाएंगे तो मारवाड़ का, शेखावटी का, हाँ, जोधपुर का, सब जगह का आदमी पूरे देश के अंदर मिलेंगे, लेकिन ढूंढने से जाएंगे तो हाड़ौती का आदमी कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो पानी की जो सुव्यवस्था है ना, ईश्वर ने जो कुदरत ने दी है, वो यहाँ के लिए अभिशाप बन गया। इसलिए कम मेहनती व्यक्ति है यहाँ पर, ज़्यादा मेहनती व्यक्ति नहीं। तो आसान तो मारता है, पानी तो मिल ही रही हो जाए, मतलब क्योंकि सारे सिविलाइजेशंस पानी के अराउंड बने और कहीं उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सर, क्योंकि है ना, चैलेंजेस की बात करें, है ना, कोटा एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों के वार्तालाप में आपको कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा तलखी जहाँ नज़र आएगी। आप वैसे बहुत सौम्य व्यक्ति हैं, लेकिन जहाँ पर डिसिप्लिन और सख्ती की ज़रूरत होगी वहाँ वो भी करना पड़ेगा। क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो, जहाँ व्यावसायिक जीवन में है तो वहाँ तो अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जिस सीट पर बैठ करके वहाँ पर अनुशासन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपना व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अक्खड़पन कतई अलाउ नहीं होता है। वहाँ सौम्य ही आवश्यकता होती है, जहाँ, क्योंकि हर क्षेत्र एक जैसा नहीं होता। सामाजिक जीवन ऐसा है जो आदमी की बोली से, संपर्क से, व्यवहार से, सेवा से व्यक्ति जुड़ता है, तो वहाँ को आपको सौम्य ही रहना पड़ेगा। पर आप व्यवसाय की दृष्टि से अगर सौम्यपन वहाँ अपनाओगे तो वो जो आज की जो कर्मचारियों की मेंटेलिटी है और जो काम नहीं करने की आदत है, तो वो उसके लिए नुकसानदेह, व्यवसाय के लिए नुकसानदेह रहेगी। व्यवसाय को थोड़ा और ऊपर से देखती हूँ। कहते हैं करीब 6 करोड़ किलो एक दिन में भारत में ऑयल का कंजम्पशन होता है। ये मैंने कहीं से एक डेटा देखा, यानी ऐसे देखा जाए तो करीब 50 ग्राम हर दिन का एक व्यक्ति कंज्यूम करता है। आजकल पाम ऑयल का बड़ा जिक्र होने लगा है। हम क्योंकि फूड इंडस्ट्री में हैं तो खुद की क्वालिटी मेंटेन करना तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर लोगों की हेल्थ जो दिन ब दिन थोड़ी डिग्रेड भी होती जा रही है, उस पर भी बहुत ध्यान देना होता है। क्या विचार रखते हैं उस पर?
क्या है कि हेल्थ ऑयल से डिग्रेड नहीं हो रही है, पहली बात तो ये। राइट। हमारा जो खाद्यान्न है वो रासायनिक खाद से बना हुआ है, और जो रासायनिक खाद से जो बना हुआ आ रहा है, तो हमारे यहाँ जो 40-50 साल पहले जाएंगे तो जो रोग हमारे यहाँ किसी घर में नहीं हुआ करते थे, जैसे शुगर है, बीपी है, कैंसर है, हार्ट अटैक है, ये पहले नहीं हुआ करते थे। लेकिन ये जो रोग आए हैं इन 40-50 सालों के अंदर, आज प्रत्येक घर में कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का जो ऐसे असाध्य रोग का रोगी मिल जाएगा जो उपलब्ध हो। तो इन 50 सालों में क्या बदला, ये इम्पोर्टेंट है। राइट। हमारे यहाँ जो बदला है वो खाद्यान्न, आहार बदला है। आहार कहाँ से आता है? खेतों से। जहाँ तो वहाँ रासायनिक खाद काम में ले जा रहा है, जबकि हमारा खुद का अपना विज़न था, और उस हमारा खुद का वेदों में, शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, गौ आधारित खेती पे कहा हुआ है। और गौ आधारित खेती को अगर उस प्राइम लोग तरीके से करेंगे तो जितना आज पैदा हो रहा है उससे भी डबल से ज़्यादा पैदा हो सकता है। आज रासायनिक खाद से जब अपन उसका उपयोग कर रहे हैं तो एक तो रोग बढ़ रहे हैं, दूसरा उस खेती के अंदर जो उत्पादन लेने के लिए मात्रा निरंतर बढ़ानी पड़ रही है। जहाँ आधा किलो जब प्रारंभ में यूरिया शुरू हुआ था, आज आधा किलो बीघा के बजाय अब 60 किलो तक तो हमारे यहाँ डलने लग गया। और यह रासायनिक खाद से अगर आपको उपजाऊ खेती करनी है तो आपको निरंतर मात्रा बढ़ानी पड़ेगी, जबकि जैविक कृषि के अंदर खाद की मात्रा उसको आज डाली है, क्योंकि कार्बन वैल्यू डाउन हो गई, तो उसकी कार्बन वैल्यू उर्वरक शक्ति लाने के लिए आपको अभी खाद जैविक ज़्यादा डालना पड़ेगा, गौ आधारित खाद। लेकिन धीरे धीरे उसकी मात्रा कम हो जाएगी और उत्पादन बढ़ता जाएगा। मैंने एक किसान आया था मेरे पास कहने के लिए, उसने कहा मैंने 22 बीघा ज़मीन में रासायनिक खाद किया था, और आपके वैज्ञानिक हैं जैविक कृषि वाले, उन्होंने कहा था कि 1.25 बीघा कर दो, आधा एकड़ ज़मीन। उन्होंने कहा आधा एकड़ ज़मीन में भी हमारे 11 कुंटल 35 किलो गेहूँ निकला। परंतु उसने एक विशेष बात बताई थी। उन्होंने ये बताया था कि जैसे तूफान आया, आंधी आई, तो रासायनिक खाद के जो पेड़ थे, पौधे थे, वो नीचे गिर गए, और कई साली उनमें से जो बालियाँ होती है वो टूट के नीचे गिर गई। लेकिन ये जो 1.25 बीघा मतलब आधा एकड़ ज़मीन में मैंने जो जैविक से किया, तो उसका एक पेड़ न तो उस तूफान में झुका और न एक पेड़ की बाली टूटी। वाह, क्या दिस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ। जब आप गौ आधारित खेती पर काम करते हैं तो आपकी अब जिसका पेड़ तूफानों को झेल सकता है, वो उसका अन्न अगर पेट में जाएगा तो वो कितना सॉलिड रहेगा, कितनी परिस्थितियों से लड़ सकता है, कितना बुद्धि का विकास करेगा। तो हमारा जो आहार बदला है उसके कारण से ये सारा दोष पैदा हुआ है। इसका दोष कोई ऑयल का समय का नहीं है, लेकिन वो आहार को बदलने के लिए जाना पड़ेगा। गौ आधारित खेती पे ज़मीन को भी बचाना पड़ेगा। अगर मान लो आज लोगों ने नहीं सोचा तो पंजाब की जो परिस्थिति बनी है, वहाँ हर घर में 3-3, 4-4 कैंसर के पेशेंट हैं, क्योंकि उन्होंने अत्यधिक रासायनिक खाद का उपयोग किया। वहाँ से जाने वाली जो बीकानेर जाती ट्रेन वो एक कैंसर ट्रेन भी कहलाती है। अच्छा। तो ये जो घोष है वो आए, तो इसको हमको रोकना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं देश का, क्योंकि हमारा रासायनिक खाद के अंदर जो सब्सिडी है वो सारी विदेश को देनी पड़ती, तो हमारा विदेशी कर्जा भी बढ़ता है। उसको कम करने के लिए हमको और उत्पादन बढ़ाने के लिए गौ आधारित खेती पर जाना ही पड़ेगा, तो तब जाकर के जो रोग पैदा हो रहे हैं वो जब ठीक होंगे। सर, मैं जब अभी के एग्जिस्टिंग समय को देखती हूँ, आज़ादी को 77 साल है ना, और क्योंकि व्यक्ति हर बार बदल रहा है, नई जनरेशन जो भी है अपना कार्य शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स जॉब करने में आपको लगता है कि हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते हैं, राइट। बड़ी बड़ी डिग्रियां भी है, बहुत सारा पैसा भी लगाया जाता है इन्वेस्टमेंट के रूप में। जबकि मैं ज़मीनी ब्रांड्स की बात करूं, ज़मीनी बिजनेसेस की बात करूं, किसी एक छोटे से अमाउंट से शुरुआत होती थी, मतलब मीलों की साइकिलें चलाई जाती थी,
कस्टमर से मिलना एक अलग लेवल पर होता था, वो इतने बरसों से चल रहे हैं। जबकि नया कोई अगर बिजनेस या स्टार्टअप है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल और फिर एक एग्जॉस्ट हो जाता है। और क्योंकि मैं आपसे बात करते हुए ऑब्जर्व कर पा रही हूँ कि जो भारतीयता है ना, जिसे जो हम वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं, अगेन अंग्रेज़ी का शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर से बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। वो क्या ऐसी चीज़ है जो हमें अपने जीवन में भी समझने की ज़रूरत है कि क्यों हम इतनी जल्दी एग्जॉस्ट फील करने लग जाते हैं? क्यों उस मेहनत को हमें लगता है कि यार ये ज़्यादा करनी पड़ रही है, वो अब सुख नहीं मिल रहा, अब शांति नहीं मिल रही, वो क्या है? तो जो गीता में कहा है सुख और शांति, वो तो क्या है कि आदमी को स्वयं पर जब विश्वास नहीं होता है तब अशांति बनती है, और अशांति से तनाव आता है और उससे सफलता मिलती है। जो भी स्टार्टअप शुरू करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि किसी भी काम को करने के पहले उसकी बैक स्टडी और फ्यूचर स्टडी, इन दोनों को अध्ययन करने के बाद अपने आत्मा में ये विश्वास हो कि मैं इसको करके आगे ले जा सकता हूँ, फिर वो पूरी निष्ठा के साथ उसको करेगा, उसका काम पीछे कभी नहीं जाएगा। लेकिन आजकल की दुनिया, आजकल के जो बच्चे हैं, वो स्टार्टअप जब शुरू करते हैं तो एक सिकनेस टाइम होता है आदमी, वो 5 ईयर होता है। तो 5 ईयर को क्रॉस करने के बाद, क्योंकि उसको सीखने और करने और चलाने का, मार्केटिंग का सब तजुर्बा उसके बीच में तैयार होता है, तो उसको सारी बातें बॉटम में जाकर काम करना पड़ता है। लेकिन इतना वो धैर्य नहीं रख पाता है, और वो दुनिया को देख करके लोग कई उसके साथ ही आगे बढ़ जाते हैं और वो पीछे रह जाता है, तो वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स उसके अंदर आता है। जब आदमी आत्मविश्वास जब गिर जाता है तो सब कुछ शून्य हो जाता है, तब जाके असफलता मिलती है। तो मैंने ये कहा कि उसको जब शुरुआत करने के लिए पहले पूरा स्टडी करना चाहिए, उसको हम बियर कर सकते नहीं, तब स्टार्ट शुरू करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, हमेशा समझकर कदम उठाना चाहिए। मैंने जीवन में हर समय प्रतिकूल परिस्थिति में काम किया है, और प्रतिकूल परिस्थिति में काम करना जो सीखा मैं संघ में सीखा, आरएसएस में सीखा। आरएसएस में जो प्रक्रिया सिर्फ व्यक्ति के निर्माण की, वो समाज को अच्छा बनाए, अच्छी तरह से जिए, समाज में जा कर के लोगों के हित के लिए काम करे, समाज के हित के लिए काम करे, राष्ट्र के लिए हित के लिए काम करे। यानी वो राष्ट्र के साथ दगा नहीं करे, समाज के साथ दगा नहीं, परिवार के साथ भी दगा नहीं करे। ऐसा उसके अंदर अच्छे गुणों के भाव को निर्माण करने के लिए वो संघ की शाखा में अनुशासन है, संघ की शाखा के बाद अनुशासन नहीं है। वो 24 घंटे में 1 घंटे में अनुशासन है। 24 घंटे के लिए उसको कैसे जीना है, उसको अपनी IQ लेवल से उसको सेट करना होता है। वहाँ कभी नहीं कहा कि आपको कठोर बनो, ऐसा बनो, सॉफ्ट रहिए। हमने जीवन को जिया है, पढ़ा भी है और जाना भी है, तो उससे हमने काम किया है, तो हम सफलता में है ना। तो ऐसा, क्योंकि व्यक्ति एक बात को, पत्नी से क्या बोलना और माँ से क्या बोलना और बहन से किस प्रकार का व्यवहार करना, तीनों बहुत अलग अलग है। अपनी दादी से किस प्रकार का व्यवहार करना, दिस इज डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्क। ट्रू। अगर आप पत्नी का व्यवहार बहन से करना शुरू कर दोगे इस प्रकार से, या बहन का व्यवहार भाई से शुरू कर दोगे या माँ से शुरू कर दोगे, दिस बैड। आपको हर रिश्तों का अलग अलग मापदंड से अलग अलग व्यवहार, अलग अलग शब्द, अलग अलग समझ, मर्यादा रखने की, तो उनसे उपयोग करना। ऐसे ही समाज जीवन के सारे काम है। ये जैसे शरीर है, शरीर का जो एक अंग है, अगर आपने उसका ध्यान दिया तो शरीर क्रूप बन जाएगा। समाज रूपी जब काम करते हैं, क्योंकि सारे व्यवसाय समाज से जुड़े हुए होते हैं, जब समाज रूपी जब हम काम करते हैं तो उसमें सारे अवयवों का पूरा पोषण करते हुए आप काम करेंगे, आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। हम सिर्फ स्वयं का पोषण करने के लग जाते हैं, खुद बड़ा हो जाओ, सब मिट जाए, तब दिक्कत आती है। सर, मैंने शुरुआत तो यहाँ से की थी कि मैं गोयल प्रोटीन्स के बारे में बात करी थी, पर जो वैल्यू सिस्टम जहाँ से एक्चुअली जानना था वो तो सुनाई आया है, और वो शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए। एक छोटा सा रैपिड फायर है
क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या सेल्स? सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो सेल्स में आती है, लेकिन आपकी अगर क्वालिटी पैरामीटर्स और पैकेजिंग पैरामीटर्स बेटर हैं तो धीरे धीरे समाज उसको स्वीकार करने लग जाता है। हर दिन कितना ऑयल प्रोड्यूस होता है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ लगभग 500-600 टन पर डे प्रोडक्ट होता है। एक क्वालिटी जो हमें दूसरों से बेहतर बनाती है? हम समस्या का समाधान करते हैं, लोगों की सुन करके उनका पूरा समाधान में विश्वास रखते हैं, उससे टकराने में विश्वास नहीं रखते। आपका सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट? मस्टर्ड ऑयल की जो तकनीकी है वो इनोवेटिव प्रोडक्ट रहा है। इसके बाद हमने जो सोया जो फ्लोर है और सोया है प्रो बनाया, उसकी भी इनोवेटिव प्रोडक्ट। उसी के कारण से हम नागपुर में अच्छा प्लांट डाल पाए। इस सेगमेंट का सबसे अच्छा जो प्लांट है, बेटर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नागपुर। ऐसे झालदार जो है ना, वो मैंने आप लोगों से ही लर्न किया है। मैंने कभी झालदार टर्म को इतना इनोवेटिवली यूज़ करते हुए भी नहीं देखा था। अब नाम बदला ना, उसको कच्ची खाने की जगह झालदार तेल लाए थे। एक फैमिली वैल्यू जो पूरे परिवार को जोड़े रखती है? आपसी विश्वास। फ़ोन या व्हाट्सएप? जीवन संपर्क। सख्ती या नरमी? सौम्यता। पेशेंस या अग्रेशन? धैर्य। गोयल प्रोटीन्स का अर्थ? गोयल प्रोटीन्स का सबके लिए सबके हित के लिए काम करना। डन सर। तो ये था हमारा रैपिड फायर। पर मैं ऑनेस्टली जब इस संवाद को शुरू कर रही थी, मन में मेरे भी घबराहट थी, क्योंकि मुझे मालूम है जो सामने बैठे हैं वो कोई नौसिखिया व्यक्ति नहीं है। इतने सालों का एक्सपीरियंस है, हमें अच्छी तरह से पता है वो पब्लिसिटी में, मार्केटिंग में कोई विश्वास नहीं रखते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जिस वैल्यू सिस्टम की बात से हमने शुरुआत की थी, वो हमें उन्हें पूरे संवाद में बोलते हुए सुना है। और जो संगठन की बात सर ने की है, वो शायद मेरे लिए इस पूरे संवाद का सबसे बड़ा हाईलाइट है कि आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वही बात तो आपके बिजनेस में भी छलकेगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोई अलग प्रकार के व्यक्ति हो और आपका बिजनेस कुछ अलग चले? जितना आप खाद पानी देंगे अपने जीवन को, अपने बिजनेस को, उतना ही वो फ्लरिश करेगा। पेशेंस बहुत बड़ी बात है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि थकना नहीं है, हारना नहीं है। और जितनी स्ट्रेंथ उन्होंने अपने जीवन भर में दिखाई है, उस एक संवाद में ला पाना तो ज़रा मुश्किल है। पर मैं कोटि कोटि धन्यवाद करूँगी सर का ये समय शेयर करने के लिए। मैं बरसों बाद मिली हूँ, उतनी ही खुश हूँ जितनी तब थी। इट इज़ सो ग्रेटफुल ऑफ अ मोमेंट फॉर मी। धन्यवाद सर, थैंक यू सर।